नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017 का पेपर हल कराऊंगा। ये दोस्तों पहले से ही हल पेपर दिया है जो हुआ था 26/10/2018 को, और ये द्वितीय पाली का पेपर है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें साथ में जो दिया है प्रश्न का डिटेल भी दिया है, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आंशिक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति लीटर कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, जो 2017 में जगह निकली थी और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन? 50 लीटर होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। इसका डिटेल क्या है कि जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसमें 163 सदस्यों ने 100 में से 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया। 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि की। ये था इसका डिटेल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है अपघटन करने वाले जीवों के नाम से। जो क्या होता है, जो मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले जीवों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। डिटेल कराने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो सकता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को क्या कहते हैं जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच में होता है? तो इसका विकल्प अन्य देख लेते हैं, कौन कौन सा विकल्प दिया है वो भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों जल भृत या एक्वीफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। जो चट्टानों के बीच में होता है इसको बोलते हैं जल भृत या एक्वीफायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है जो इसमें दिया है कि हैजा, आंत्र ज्वार, पेचिश और क्षय रोग। दोस्तों इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल था। आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें से जीवाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। तो जीवाणु द्वारा होता है हैजा, फ्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी और टीबी। ये सभी जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। उसके बाद विषाणु द्वारा कौन सी होती है? विषाणु द्वारा होती है पोलियो, पीलिया, डेंगू और एड्स। ये कैसी होती हैं? ये होती है दोस्तों विषाणु द्वारा। अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इनसे दोबारा भी क्वेश्चन पूछ ले। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? पेचिश होती है, निद्रा बीमारी होती है, मलेरिया होती है और पायरिया भी होती है प्रोटोजोआ से। इसके बाद कवक फंगी से होने वाले रोग कौन से हैं? दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली और गंजापन। दोस्तों किससे हैं? ये कवक और फंगीपन से होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश डैश स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों की को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों कब आई थी स्कीम? ये आई थी 2008 और 2009 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रैंक व्हिटकल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक व्हिटकल द्वारा कौन सा आविष्कार किया गया था? विद्युत चुंबकत्व का किया गया था, या किसका किया गया था, या बेंजीन, तरल गैस का, ऑप्टिकल ग्लास, या विद्युत प्रवाह, या प्रेरणा, या जेट इंजन। तो इसमें किसका आविष्कार किया गया था? जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंक व्हिटकल के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक दोस्तों? इसके हैं A.S. दुलंत हैं, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक।
इसका अगर आप लोग चाहो डिटेल भी देख सकते हो, लेकिन डिटेल कराने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, लेकिन अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, हो सकता है ये पूछ भी सकता है। तो कब मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति की? मिली थी 12 अप्रैल 2017 को इसकी मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 लागू कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2009 को ये लागू कर दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया था। किसको चुना गया था? जालौन जिले को चुना गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए कौन जिला चुना गया था? जालौन। और ये योजना कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 24 जनवरी सन 2018 को आई थी। यूपी स्पेशल में ही क्वेश्चन ये आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एशियाई खेल 2018, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अब ये पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो कि करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। मतलब 1921 से पहले लखनऊ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? 1921 से पहले इलाहाबाद हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो किसमें है दोस्तों? बस्ती जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है। कहाँ है? बिठूर में है, झांसी में है, ललितपुर में है या उरई में है? तो कहाँ है दोस्तों? बिठूर में पड़ता है, जो कानपुर नगर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1945 मतलब 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। कौन सा निकाला था दोस्तों? बनारस अखबार निकाला गया था 1945 में, जिसको निकालने वाले थे गोविंद रघुनाथ जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, देख सकते हो दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया हुआ है और बिल्कुल साल पेपर है। यही पेपर सेम आया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो कौन से दोस्तों? ये थे ठुमरी गायक। कौन? जौनपुर के सरकी शासक कैसे शासक थे दोस्तों, मतलब कैसे संगीतकार थे? ये दोस्तों ठुमरी संगीत के गायन शैली के थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। तो भेड़ कुंड कहाँ है दोस्तों? वो है फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो कौन है? सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने क्या किया था? भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। कब किया था? 1848 से 1856 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय थी? तो किस राज्य में थी 2017 के अनुसार? वो थी बिहार में। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संकेतवाद के साथ जुड़े हुए हैं? तो किसके साथ जुड़े हुए थे? सितार के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी हैं। कौन? अरविंद पारिख। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो दोस्तों करंट अफेयर का है, इसको कराने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है
उस बास्केट में डैश डैश स्टॉक है। कौन सा स्टॉक होता है दोस्तों? कितने स्टॉक हैं? टोटल 30 स्टॉक हैं। किसमें? S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स में। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 दोस्तों किससे संबंधित है? पदावधियों से तो है नहीं, दो सिद्धि के संदर्भ में नहीं, समितियों का प्रोत्साहन देना तो ये भी नहीं, क्या होता है? नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? देख लेते हैं क्या इसका सही विकल्प माना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। कौन सा है दोस्तों? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। किसके तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। पहला है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल गलत, विधान परिषद का स्थगन हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। क्या है? कथन गलत है, स्थगन कर सकता है मतलब क्या है? ये डाउटफुल लग रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च विधायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40, जम्मू कश्मीर में अपवाद 36, अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। यहाँ पे गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? देख लेते हैं। याद रखिएगा जो अनुच्छेद 22 है ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो उत्तर है बेरूत है। राजधानी से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? देख लेते हैं कि क्या इसकी मुद्रा है। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों मुद्रा से जरूर पूछा जाता है। दिया है कि कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और यहाँ की मुद्रा क्या है? तेंगे है। याद रखिएगा कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के निम्न में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? जो सऊदी अरब है दोस्तों एशिया का देश, ये सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? असम है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। और ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको नहीं करवाना है क्यों दोस्तों? आप लोग जो 2022-23 की करंट अफेयर है उस पर आप लोग फोकस करिएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो 36 होती है। 2018 में गठित हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किए थे। और इसके बाद में देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? दोस्तों करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं। आप लोग विधिवत तैयारी कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको ये सेट कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इसके बाद में आप लोगों को हिंदी पोर्शन भी
करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।